एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, जिन क्वेश्चंस को करने से आपकी जो एंजाइटी है वो बहुत हद तक दूर होने वाली है, बिकॉज पूरे चैप्टर का जो थ्योरी है इन क्वेश्चन से कवर हो जाने वाला है और आपको इस लेक्चर के लास्ट में फील होगा कि हाँ यार, हमने कुछ पढ़ लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवाल से। जो अभी तक थ्योरी मैंने पढ़ाया था उसको ही रिवाइज करवाया गया है, उसी थ्योरी में से ही सवाल बनाए गए हैं जो मैंने इससे सबसे पहला जो लेक्चर था थ्योरी वाला उसमें बताया था। तो पहला सवाल पेज नंबर 5 पे थ्योरी वाले पार्ट में दिया है कि व्हेन अ चार्ज इज पुट ऑन एन इंसुलेटर, चार्ज इज पुट ऑन इंसुलेटर, आगे दिया है इट स्टेज एट सेम प्लेस। When some charge is transferred to conductor, it gets distributed over blank space surface of conductor। ठीक है, तो आपके दिमाग में ऑटो कंप्लीट हो जाना चाहिए कि जब हम एक कंडक्टर को चार्ज देते हैं, आइसोलेटेड कंडक्टर को चार्ज देते हैं, तो चार्ज पूरा उसके आउटर सरफेस पर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आउटर सरफेस आ जाएगा। ठीक है, आउटर सरफेस पर जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कहता है कि बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज बाय ब्लैंक स्पेस इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिवली चार्ज बाय ब्लैंक स्पेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की वहां पे कमी हो गई है, तो यहां पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे डेफिशिएंसी हो चुकी है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पे लिख सकते हैं कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या यहां लिख सकते हैं कि लूजिंग और गेनिंग लिख सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन यदि कम हो जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज उस बॉडी पर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आया हूं अगेन आपके लिए। अनअकैडमी चैंपियंस लीग इज बैक अगेन। फिर से अनअकैडमी चैंपियंस लीग का टेस्ट हो रहा है, जो कि 14th एंड 21st ऑफ नवंबर को होगा ग्रुप स्टेज पे, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और 1 घंटे का एग्जाम होगा, 1 से 2 PM होगा। ठीक है बच्चों, और फाइनल्स होगा 28 नवंबर को, जिसमें 75 क्वेश्चंस होंगे और 3 आवर्स का होगा, जो कि 1 to 4 PM होगा। और इसमें बच्चों बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड्स हैं। ठीक है ना, ये आप जानते ही हो बहुत अच्छे तरीके से। 5 CR तक के आप इसमें अवार्ड्स जीत सकते हो, इतना बड़ा पूल है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है बच्चों, और अगर इसमें आप अच्छी रैंक लाते हो ग्रुप स्टेज में, तो 1 से 10 पे आपको 20,000 का प्राइस है और 100% स्कॉलरशिप है, यानी कि कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो 100% ऑफ। ठीक है ना, 11 to 30 की रैंक आती है तो 10,000 और 50% इस पे ऑफ, और बाकी का भी आप देख सकते हो। और अगर आप फाइनल में रैंक लेके आते हो तो आपको 1 लाख का कैश प्राइज है और 100% स्कॉलरशिप है। ठीक है ना, ऊपर के टॉप 10 रैंकर्स को, यानी कि 1 से लेके 10 तक 100% स्कॉलरशिप है, और रैंक 1 को 1 लाख, 2 और 3 को 60 और 4 और 10 को 50,000 तक के प्राइस हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही बेहतरीन मौका है अच्छे अच्छे प्राइजेस जीतने का। ठीक है बच्चों, और ये है स्पेशल प्राइज वीक, यानी कि ये जो हफ्ता चल रहा है, अगर इस वीक में आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है ना, 10 + 10 यानी कि 20% का, अप्रोक्सीमेटली 20% का डिस्काउंट मिल रहा है आप अगर इस स्पेशल वीक में सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। ठीक है ना, किस तरीके से, अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हो और तो मान लीजिए 1 लाख का अगर आपकी फीस है, तो आपको बस 81,000 का पड़ेगा वो, यानी कि पूरे 19,000, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20% का आपको फायदा है। प्लस वाला जो है, प्लस में अगर आप देखते हो तो आपको प्लस में भी जो चीज 53,000 की है, वो आपको मतलब 53,000 की पड़ रही है आपको 12,000 का ऑफ लेके। ठीक है, तो ये चीज पहले 67,000 की थी, अभी आपको 53 की मिल रही है, यानी कि पूरा 20% ऑफ है। किस वजह से, इस स्पेशल वीक की वजह से। और ये वीक आपका 10 से 17 नवंबर तक है, यानी कि समझ लो आज इसका लास्ट है। मे भी पॉसिबल है 1-2 दिन एक्सटेंड हो सकता है, बट इसका ऑफिशियली आज लास्ट डे है, 17 नवंबर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, ऑल स्टार क्रैश कोर्स बैच। ठीक है ना, 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना, एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है ना, 17 नवंबर से। ठीक है ना, 11th का सिलेबस 4 महीने में पूरा कर दिया जाएगा, और जितने भी स्टार एजुकेटर हैं अनअकैडमी पे, वो सब लोग इसमें आपको कुछ कुछ चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है ना, ये देखिए सारे के सारे टॉप टीचर्स हैं, ये सब आपको कुछ कुछ पोर्शन पढ़ाएंगे और 11th का पूरा सिलेबस 4 महीने में कर देंगे पूरा।
ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है, अगर आप किसी तरीके से कहीं पे चूक गए हैं कोई बैच ज्वाइन करने में, ठीक है, तो आप इससे भी अपना काम कर सकते हैं, ताकि 12th क्लास में आते आते आप में और किसी रेगुलर स्टूडेंट में कोई डिफरेंस ना बचे। ठीक है बच्चों। और इसके बाद आता है ये IIT JEE मेगा कॉम्बैट। ये इंटीजर क्वेश्चंस का कॉम्बैट है, स्पेशली इंटीजर क्वेश्चंस का, ठीक है ना, जो कि 21 नवंबर को सुबह 11 बजे होगा। 60 मिनट्स में 21 इंटीजर क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। और ये लेटेस्ट IIT JEE पैटर्न पे बेस्ड है। अगर आप इसमें बहुत अच्छा करते हो तो टॉप 50 रैंकर्स को और 500 लकी पार्टिसिपेंट्स को बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाले हैं। आप देखिए इसमें आईपैड मिनी है, सैमसंग टैब है, फिटबिट स्मार्ट वॉच है, और ये JBL के हेडफोन्स हैं, और Amazon के वाउचर्स हैं। ठीक है बच्चों, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसके लिए एनरोल कर दीजिए, और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, अ सिंपल अपैरेटस टू डिटेक्ट चार्ज ऑन अ बॉडी, क्या नाम है उसका? इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप जो है उसका इस्तेमाल होता है बॉडी के ऊपर चार्ज मेजर करने के लिए। गोल्ड लीफ उसका टाइप होता है। उसके बाद अगला सवाल है हमारे पास, व्हेन इलेक्ट्रिफाइड रॉड्स आर ब्रॉट नियर लाइट ऑब्जेक्ट्स, ब्रॉट नियर लाइट ऑब्जेक्ट्स, द रॉड इंड्यूसेस ऑपोजिट चार्जेस on near surface of the object and similar type of charge moves to the further side of object. This method is called। देखिए हम इलेक्ट्रिफाइड रॉड यानी कि चार्ज रॉड को ला रहे हैं, नियर ला रहे हैं, पास में ला रहे हैं, टच नहीं करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी दूसरे ऑब्जेक्ट पर चार्ज आ जा रहा है, तो इसे चार्जिंग बाय इंडक्शन कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें कहा गया है कि एक्सपेरिमेंटली इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। क्या है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई। इस बेसिक यूनिट के इंटीग्रल मल्टीपल में ही चार्ज की कमी या चार्ज की अधिकता होती है। दिस डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं इसे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसके बाद अगला सवाल है जो एनसीईआरटी पेज नंबर 11 पे दिया है। सवाल कहता है कि ऐसा यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट का मतलब है कि वैक्यूम में जो उसकी वैल्यू है, परमिटिविटी मतलब एप्सिलॉन, इन वैक्यूम यानी कि एप्सिलॉन नॉट के बारे में पूछ रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या है? फ्री स्पेस में यानी कि वैक्यूम में। तो आप ये बात बता सकते हैं कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी कैसे आती है फॉर्मूले में? F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ जाएगा आपके पास Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को मैं लिख सकता हूँ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय F R स्क्वायर इंटू 4 पाई। तो यहाँ देखिए बेटा इसका यूनिट कितना है हमारे पास? कूलम स्क्वायर। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। और R का स्क्वायर क्या है? मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास ऑफिशियल जो ऐसा यूनिट है हमें मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट का। क्या है? कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं C2 और यहाँ जाएगा न्यूटन -1 मीटर -2। ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट का ये ऐसा यूनिट है। इसके बाद आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है हमारे पास कि कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अग्री विद द न्यूटन्स, कौन सा लॉ, कौन से लॉ से ये अग्री करता है? दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। कौन सा है? न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है उससे ये अग्री करता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन एंड बोथ एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन ईच बॉडी, ऑन डिफरेंट बॉडी एंड एट द सेम टाइम। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है हमसे, जो पेज नंबर 13 से लिया है, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स एट द सेम सेपरेशन इन वैक्यूम इज इक्वल टू। तो ये आप निकाल भी सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन की बात करें तो 9 × 10⁹ व्हिच इज k, चार्ज इंटू चार्ज, चार्ज का स्क्वायर, तो चार्ज होता है 9.1 × 10⁻19। अच्छा, चार्ज प्रोटॉन की बात करें 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो आपको मिल जाएगा gm स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 6.67 × 10⁻11, और यहाँ पे मास पता होना चाहिए प्रोटॉन का which is 1.67 × 10⁻27 kg। तो यहाँ से आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली आती है 1.3 × 10⁻36।
1.3 इंटू 10⁻36 ये वैल्यू हमें मिलती है, इनका रेशो। तो इससे कहना ये क्या चाहते हैं, इससे क्या ये शो ऑफ करना चाहते हैं, इससे शो ऑफ ये करना चाहते हैं कि जो न्यूमरेटर है वो इतना ज्यादा है डिनोमिनेटर से 10⁻36 टाइम्स। 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये वैल्यू आप दिमाग में रखिए कि 10⁻36 के आसपास का ऑर्डर होता है, ठीक है, और आप निकाल भी सकते हैं इसे। इसके बाद अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। Experimentally, it is verified that the force on any charge due to number of other charge is the vector sum of all the forces on the charge due to the other charges. This is termed as principle of superposition. Principle of superposition का ये definition है, का मतलब है principle of superposition, superposition कि यदि हमें मल्टीपल चार्जेस दिए हुए हैं, किसी भी एक चार्ज पे फोर्स निकालना है तो सारे इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से फोर्स हम निकाल के वेक्टर समेशन कर सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 है, अवे फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज द फील्ड गेट्स वीकर, ठीक, एंड द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज लेस। ठीक बात है कि फील्ड लाइंस के बीच में गैप ज्यादा हो जाएगा, गैप यदि ज्यादा हो जा रहा है फील्ड लाइंस के बीच में, इसका मतलब डेंसिटी जो है वहां पे कम है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी यहाँ पे छोटा है। यदि बात करें इस जगह की, यहाँ पे फील्ड लाइन जो है पास पास है, फील्ड लाइन का डेंसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। ट्रू है ये बात, रिजल्टिंग इन वेल सेपरेटेड फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम चार्ज। दिस स्टेटमेंट इज बिल्कुल ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज बिल्कुल ट्रू। इसके बाद अगला सवाल है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप, दिस फॉलोज फ्रॉम द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द स्टेटमेंट इज ट्रू, बिल्कुल ठीक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्लोज लूप नहीं बनाती है। इसके बाद आगे अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 जो लिया गया है पेज नंबर 27 से, टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज इतना, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस मच लार्जर देन द डायपोल लेंथ ऑफ द डायपोल ऑन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायपोल एक्सिस। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि परपेंडिकुलर टू डायपोल एक्सिस, प्लेन, एक प्लेन जो डायपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर है उसे क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं। और यहाँ पे कहा गया है कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी होता है। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इक्वेटोरियल प्लेन में kp/r³ होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा जा सकता है 1/r³। और टोटल चार्ज की बात करें डायपोल की, डायपोल क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड के ऑपोजिट नेचर के चार्जेस का सिस्टम। तो टोटल चार्ज की यदि बात करेंगे तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, हमेशा 0 के बराबर, 0 चार्ज डायपोल के ऊपर हम कहेंगे है टोटल। तो इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 13 which is on page number 34 on NCERT. The total electric flux through a closed surface is equals to Q upon epsilon naught. Here Q is total charge, algebraic summation of total charge inside the Gaussian surface. तो यहाँ पे लिखेंगे कि algebraic summation, यहाँ पे लिखा हुआ है total charge enclosed by the surface, ऐसे लिख सकते हैं, या आप और भी लिख सकते हैं discrete algebraic summation, algebraic sum of total charge present, of total charge present inside the Gaussian surface, inside Gaussian surface, Gaussian surface, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 जो पेज नंबर 34 से लिया है, in a situation when surface is so chosen that there are some charges inside and some outside, यानी Gaussian surface के अंदर भी चार्जेस हैं और बाहर भी चार्जेस हैं, the electric field whose flux appears on the left side of the Gauss equation is due to all charges inside and outside of the system। ऑलरेडी हम सवाल कर चुके हैं कि यहां पर जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं ना गॉस लॉ में, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें पूछ रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो सिर्फ अंदर के चार्जेस की वजह से है या सिर्फ बाहर के चार्जेस की वजह से है या टोटल चार्जेस की वजह से है। तो ये बात हमें रटी पड़ी है कि भैया ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सारे चार्जेस की वजह से है, चाहे वो अंदर हो चाहे वो बाहर हो। लेकिन ये राइट हैंड साइड पे जो Qn है ये अंदर के चार्जेस का एल्जेब्रिक समीशन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द सरफेस जो चार्जेस प्रेजेंट हैं, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द प्रेजेंट चार्जेस का समीशन हमें यहाँ पे लिखना होता है, मतलब लिखना नहीं, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर मिलता है। इसके बाद अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 जो पेज नंबर 38 पे दिया है, द शेप ऑफ ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर और लिखना चाहिए था, यहाँ पे लॉन्ग वायर और लिखना चाहिए था। तो यदि बहुत लॉन्ग वायर है, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है, तो उससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोपोर्शनल है 1/r के। तो ये ग्राफ कैसा आएगा इनके बीच में, इनके बीच में ग्राफ आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला
रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक जो है ग्राफ आपको मिलेगा, हाइपरबोलिक ऐसा ग्राफ मिलेगा डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, लाइक दिस। ठीक है जी। इसके बाद आगे चलें अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लार्ज प्लेनर शीट फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लेनर शीट इज ब्लैंक स्पेस डिस्टेंस फ्रॉम शीट। दोबारा पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लार्ज प्लेनर शीट फ्रॉम द सरफेस ऑफ लार्ज प्लेनर शीट इज डिस्टेंस फ्रॉम शीट। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ शीट। ठीक बात है कि जो शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। एक लेयर है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, तो यहां पे हमें लिखना है इंडिपेंडेंट। इसका मतलब ये है, इस सवालों का मतलब ये है कि ये चीजें आपको याद हो जाएं। ठीक है, ये चीजें आपको याद हो जाएं, पूरा स्टेटमेंट आपको याद हो जाए। ये हमारा जो विजन है, ये हमारा एम है कि आपको ये थ्योरी का ये वाला जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये याद हो जाए। ठीक है, इसके बाद चाहे तो इंग्लिश के तरीके से तो कुछ और भी आ सकता है इसमें, जो भी सही हो, लेकिन हमारा फोकस है कि हम आपको ये याद दिलाएं कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड जो है शीट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है और वो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है पेज नंबर 39 पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। शेल वैसे सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। इज ब्लैंक स्पेस एंड फॉर पॉइंट्स आउटसाइड द शेल entire charge of the shell is assumed to be concentrated at the center। और यहां पे लिखा है इनसाइड जो है 0 के बराबर होता है। देखिए, जब चार्ज स्फेरिकल सरफेस पर प्रेजेंट है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल पर प्रेजेंट है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 0 होता है और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है kq अपॉन r स्क्वायर। r इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा का पूरा चार्ज हमने उठा के सेंटर पर रख दिया हो, टोटल चार्ज। बिल्कुल वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ पे मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा 0 एंड सेंटर। इसके बाद आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जो एनसीईआरटी के पेज नंबर 45 पे दिया हुआ है। स्टेटमेंट में कहता है कि कूलम्स फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलो द सेम इनवर्स लॉ। और स्टेटमेंट नंबर बी कहता है द ग्रेविटेशनल फोर्स हैज वन साइन ओनली अट्रैक्टिव एंड कूलम फोर्स कैन गिव बोथ साइन अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। तो देखिए, सेम इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहे हैं। इनवर्स स्क्वायर मतलब डिस्टेंस के इनवर्स के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ठीक है। और यहाँ लिखा है, सही बात है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव नहीं होगा, लेकिन कूलम फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकता है। तो दोनों जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू है। इसके बाद अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 जो पेज नंबर 45 पे दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट चार्जेस कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट डिफाइंड एट द लोकेशन ऑफ द डिस्क्रीट चार्जेस। द स्टेटमेंट इज ट्रू। बिल्कुल ट्रू है। देखिए, चार्ज यदि यहां पे रखा है, आपके पास यहां यदि चार्जेस रखे हैं, Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है, तो Q3 की लोकेशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिफाइन नहीं होता है। इसके आसपास, इससे पहले, इससे बाद में, इससे इधर हम बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन एग्जैक्ट उस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना संभव नहीं होता है और डिफाइन ही नहीं होता है। तो ये बात बिल्कुल ट्रू लिखी गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कॉन्फ़िगरेशन विद टोटल चार्ज 0 इज नॉट 0। ठीक है, बट फॉर डिस्टेंस लार्ज कंपेयर टू द कॉन्फ़िगरेशन द फील्ड फॉल्स ऑफ फास्टर देन टिपिकल फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए, दोबारा समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कॉन्फ़िगरेशन with total charge 0 is not 0। क्या ऐसा पॉसिबल है कि टोटल चार्ज सिस्टम का 0 हो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता है डायपोल। डायपोल का एग्जांपल लीजिए, -q + q, दो चार्जेस हैं आपके पास। इस पूरे सिस्टम की यदि बात करें तो टोटल चार्ज कितना है? 0। लेकिन हम जानते हैं कि एक्सियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है 2kp/r³ और इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है kp/r³ के बराबर। तो टोटल चार्ज सिस्टम का 0 होते हुए भी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन 0 हो सकता है। आगे कह रहे हैं कि यदि ऐसा हमारे पास सिस्टम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा तेजी से फॉल होता है। ये बात भी ठीक है। कैसे ठीक है? हम जानते हैं, देखिए कि कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कैसे वेरी करता है, E is proportional to 1/r²। लेकिन डायपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी हो रहा है? E is proportional to 1/r³। तो जितनी ज्यादा पावर होगी R की, उतना ही ज्यादा जो फॉल है हमें देखने को मिलेगा, उतना ही ज्यादा तेजी से गिरेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ
जैसे जैसे हम इस सिस्टम से दूर जाते जाएंगे। तो स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ट्रू है जी, ट्रू।